Hello everyone, my name is Lav Gupta. I secured an All India 6th rank in SSC CGL 2015 examination. So as we all know कि SSC CGL का जो एग्जामिनेशन होता है उसको लेके काफ़ी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं और काफ़ी एस्पिरेंट्स के काफ़ी क्वेरीज भी रहती हैं। कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे भी कनेक्ट किया, उन्होंने काफ़ी क्वेरीज पूछी हैं कि डिफरेंट पोर्शंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किस किस पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है और किन किन बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं इसको करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि रीजनिंग एसएससी की किस लेवल की है। अगर बात की जाए तो एसएससी और बैंक की रीजनिंग में काफ़ी फ़र्क है। बैंक की जो रीजनिंग होती है वो बेसिकली टेबल चेयर के अराउंड घूमती है, जिसमें एक ही डाटा के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है। अब जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आपको 25 क्वेश्चन फेस करने हैं उसके रीजनिंग सेक्शन के। और उसके अलावा जो आपकी रीजनिंग है उसमें हर एक क्वेश्चन अलग होता है। ये नहीं कि एक ही डाटा के ऊपर आपके 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे। और क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी मॉडरेट रहता है एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग वाली जो हमारी रीजनिंग होती है। सो सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को ध्यान देनी है वो इसके अंदर ये है कि जो हम वर्बल रीजनिंग करते हैं और नॉन वर्बल करते हैं, तो वर्बल रीजनिंग के अंदर एक हमारा सेक्शन आता है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स का हम यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ाबेट का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये लगता होगा कि अल्फ़ाबेट की सीरीज़ आएगी तो ऐसी आएगी, ए फिर सी फिर ई फिर जी। बट एट द एंड आपको यूज़ तो ये सारे लेटर्स नहीं, इनकी पोजीशन करनी है। जैसे ए की पोजीशन 1 है, सी की 3 है, इसकी 5, इसकी 7। सो जो सबसे पहली चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान देनी है वो ये है कि आप जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये पोजीशंस एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग रूल्स करवाते हैं ईजोटी, जिसमें ये 5th पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, ये 15th है, ये 20th है, ये 25 है। ठीक है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेट याद करने के लिए। बट आप अगर एग्ज़ाम में इसको यूज़ करेंगे तो आप अपना टाइम कम करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी का भी आपका अपने फ्रेंड का नाम हो या किसी का भी जिसको आप जानते हो उसका नाम हो, आप उसके नाम के लेटर्स उठाइए और उनकी पोजीशंस को देखिए और उनको डेली बेसिस पे खुद ही अपने आप एनालाइज करते चलिए, ये पोजीशन कहाँ पर होगी, ये वाली कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होगी। सो आइडिया ये है कि आपको तब याद नहीं करना है जब आपकी बुक खुली हो, आपको तब भी याद करना है जब आपकी बुक बंद हो। सो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको इसके 2 बेनिफिट्स होंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो जैसे मैं कह रहा था, आपको इसके 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो यह है कि आपको लेटर्स की पोजीशन एग्जैक्ट याद हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आप जब कैलकुलेशन करेंगे आपको मैथ्स में वो चीज़ काफ़ी यूज़ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ले लेता हूँ। आप जब पैदल जा रहे हैं या फिर आपका फ्री टाइम है, जब आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से किसी का भी नाम उठा सकते हैं और उसकी पोजीशंस जो है लेटर्स की, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपको आपके मैथमेटिक्स पोर्शन में भी हेल्प मिलेगी। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, इसको मल्टीप्लाई करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको ऐसे लिख कर और ऐसे मल्टीप्लाई करूं, या सिंपली मैं देखूं कि मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर टेबल्स कहाँ तक लर्न करने हैं। तो आपको टेबल लर्न नहीं करने हैं, आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, क्योंकि टेबल हमारे सिर्फ 10 तक होते हैं। अगर कोई 9 का भी टेबल है तो 9 इंटू 10 तक ही होगा वो। अगर आपको 9 इंटू 11 आ गया तो आप उसके लिए वापस पेन नहीं उठा सकते। सो आपको सिर्फ यही करना है कि आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। जैसे 15 है और 12 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप 15 इंटू 10 प्लस 2 भी कर सकते हैं। सो ये 150 प्लस 30, ये 180 आ जाएगा। ये ऐसी चीज़ है जो आप चलते हुए भी कर सकते हैं। सड़क पे आप जा रहे हैं, आपने कोई कार का नंबर देखा, आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। और इससे आपको ना सिर्फ रीजनिंग में बल्कि आपके मैथमेटिक्स के पोर्शन में भी हेल्प मिलेगी। ये तो बात रही अल्फ़ाबेट की। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो सीरीज़ वाला आता है। सीरीज़ वाला क्वेश्चन जो होता है उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, लेकिन हमें सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट वो पकड़ना है जिस कॉन्सेप्ट को लेके हमारा जो दोनों में से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो। फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें स्क्वायर की सीरीज़ बन रही है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो सीरीज़ ऐसी भी है जिसमें प्लस माइनस का कुछ कैलकुलेशन लग रही है। तो अगर आप इन दोनों में से देखोगे तो स्क्वायर वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर आप उसको पकड़ोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एसएससी भी वही देख रहा है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ।
अब ये क्वेश्चन दे रखा है हमें 23:13, तो 45 के रेशो में क्या आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट होगा वो क्या सोचेगा, 23 में से 10 माइनस करके 13 ले आए हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 13 बन रहा है। और यहाँ पे अगर इसी आर्गुमेंट से हम जाएंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 41। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा ऑप्शन ये दे रखा हो यहाँ पर 45 माइनस 10 यानी 35, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो है वो ज़्यादा वैलिड और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, तो आप इसको पकड़ो। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, ये आई थिंक 2014 में आया था, तो काफ़ी बच्चे इसको मार्क करके आए थे, बट एक्चुअली में आंसर ये था। सो आप सबसे स्ट्रॉन्ग वाला आर्गुमेंट पकड़ो, जहाँ तक बात सीरीज़ की या ऑड वन आउट की भी है। अब कुछ क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास इक्वेशन के, मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है, मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन दे रखी है 25, 35, 6, और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये देखना होता है कि कौन से मैथमेटिकल जो हमारे सम्स होते हैं या फिर डिवीजन लग के ये इक्वेशन सॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दे रखा है कुछ भी डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई, और हमें इन ब्लैंक्स के अंदर वो फिल करने हैं। तो इस इक्वेशन में क्या होता है कि जब तक आप 4 ऑप्शन ट्राई नहीं कर लेंगे तब तक आपका वैलिड आंसर निकलेगा नहीं। लेकिन इसको करने का भी एक मेथड है जो मैंने फॉलो करा था, वो ये था कि आप सबसे पहले डिवीजन वाला जो पार्ट होता है उसको उठा के देखिए कहाँ लग रहा है। अब एग्जांपल लिया जाए, डिवीजन मैंने यहाँ पर लिया है, अगर मैं यहाँ पे डिवीजन लगाऊंगा तो ये 5:6 आ जाएगा, 25/30। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा, जो मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ दे रखा हो जो 6 का ही मल्टीपल हो तो ये फिर भी सॉल्व हो जाएगा, बट इवेंचुअली फ्रैक्शन वाले जब कहीं बन जाता है तो वो सॉल्व इजीली नहीं होता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा एग्जैक्टली डिविजिबल है। जैसे यहाँ पर डिवीजन का मैं सम लगा दूँ तो वो यहाँ पर एग्जैक्टली फिट हो सकता है, तो 30/5 6 आ जाएगा, जो कि एक होल नंबर है। सो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आप डिवीजन वाला सम आपको कहाँ पर रखना है। और ऐसे बहुत ही क्लोज ऑप्शंस होते हैं जिसमें डिवीजन का सम अलग अलग हो, सो आप उससे ऑड वन आउट कर सकते हैं। तो आपको 4 में से फिर सिर्फ हो सकता है 2 ही ऑप्शन ट्राई करने हो, तो इससे आपका ये मेहनत बच जाती है कि आपको चारों ऑप्शंस ट्राई नहीं करने हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं हमारे मैट्रिक्स के। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी होती है, इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट्स दे रखे होते हैं और यहाँ पे कुछ नंबरिंग दे रखी होती है, और उसके बेसिस पे हमें कोई वर्ड दे रखा होता है और उसका कोड पूछा जाता है। सो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है वेल डिफाइंड, बट इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि आप इसको आगे से नहीं पीछे से स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोड देखना है तो W का ना देख के D का कोड देखिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि जो लास्ट वाला कोड होगा वो 3 ऑप्शन में अलग होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में सही होगा। तो अगर D वाला कोड सारे ऑप्शन में अलग है और एक ऑप्शन में सही है तो इसका मतलब वही ऑप्शन आपका सही है। तो आपको ये ना W चेक करना, ना O चेक करना, ना R चेक करना, आपका काफ़ी टाइम इससे भी सेव हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ऑड वन आउट के, उसमें भी वही रूल चलेगा जो मैंने आपको बताया था सीरीज़ के लिए। जो सबसे बेसिक और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट हो आपका, आप उसको पकड़िए। जैसे मान लीजिए 4 स्टेट्स के नाम दे रखे हैं आपको, और 4 स्टेट्स के नाम में से आपको ऑड वन आउट करना है। तो हो सकता है कि एक रिवर हो जो उस स्टेट से होके जा रही हो सकता है सिटीज़ के नाम दे रखे हो और वो चारों सिटीज़ अलग अलग स्टेट में हो। सो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला आर्गुमेंट पकड़ना है। जैसे मान लीजिए एक रिवर है, वो सब जगह से होके जा रही है लेकिन सिर्फ एक जगह से होकर नहीं जा रही है, और वो जगह अलग है, लेकिन और ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस एक स्टेट के अंदर है, बाकी चौथा ऑप्शन अलग स्टेट में। तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, जो रिवर वाला आर्गुमेंट है उसको आप पकड़ेंगे, क्योंकि जो स्टेट वाला आर्गुमेंट है वो हमारे बेसिस पे है कि हम पॉलिटिकली चाहें तो आज स्टेट की डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है कि जो एक सिटी एक स्टेट में आज पड़ रही है वो और किसी स्टेट में हो कल को, तो वो आर्गुमेंट हमेशा वैलिड नहीं रहता। बट एक रिवर है, वो रिवर हमेशा सेम कोर्स से होकर बहेगी, सो आपका वो वाला आर्गुमेंट ज़्यादा वैलिड है। तो इस तरीके से ऑड वन आउट के अंदर आपको क्या करना है कि स्ट्रॉन्ग जो आर्गुमेंट हो उसको पकड़ना है। अगर इन केस 2 आर्गुमेंट बन रहे हो, और हो सकता है कि आपकी जो मैंने दूसरा आर्गुमेंट बताया कि अलग अलग स्टेट्स में पढ़ रही हो, अलग अलग सिटीज़, और कोई ऐसी रिवर ही ना हो या और कोई आर्गुमेंट बन ही ना रहा हो, तो उस केस में आप वही आर्गुमेंट पकड़ेंगे। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि कितने आर्गुमेंट्स हैं और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन सा है। अब इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कुछ आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। अब नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या आता है, ऐसा जिसके अंदर आप लॉजिक लगा तो सकते हैं बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट लॉजिक वर्बली।
जैसे मैं बात करूँ, अभी तक हमने जो बात करी इक्वेशन की या ऑड वन आउट की, ये सारे वर्बल थे कि आप उनका एक एक्चुअल लॉजिक बता सकते हैं, यू कैन टेक्स्ट इट डाउन। बट जहाँ तक बात आ रही है नॉन वर्बल की, इसके अंदर हमारे बेसिकली डायग्राम्स रहते हैं, और इन डायग्राम्स में मिरर इमेजेस आ जाती हैं, फिर डाइस आ जाते हैं, और फिर क्लॉक भी आ जाती है कभी कभार। सो इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और इमेजिनेटिव होना है। ये सब चीज़ें आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता कि आप कोई ट्रिक कर लीजिए उसकी वजह से याद हो जाएगा। हाँ, डाइस के अंदर देर आर 2 और 3 फॉर्मूलाज जिसके थ्रू आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं, बट एट द एंड आपको अगर देखा जाए तो ये चीज़ें कोई सिखा नहीं सकता। इसके लिए आपको इमेजिनेटिव होना ही पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप इस एंगल से इस चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ कैसी दिखेगी, या इस एंगल से आप उस चीज़ को देखोगे तो वो चीज़ कैसी दिखेगी। और मिरर इमेज के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट जाएँ। जैसे कि मान लीजिए ये मिरर है और यहाँ पे एक एरो दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आप सबसे पहले इस चीज़ को पकड़िए, ये एरो अगर मिरर यहाँ पर है तो इसमें ऐसा दिखेगा। अगर ये एरो यहाँ पे ऐसा दिखेगा तो इससे आप अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए कि ये एरो कितने ऑप्शंस में इस तरीके से है। हो सकता है किसी ऑप्शन में इस तरीके से हो, किसी ऑप्शन में इस तरीके से हो, किसी ऑप्शन में इस तरीके से हो। तो ये 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे और आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन चेक नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, इससे मुझे पता है इससे ज़्यादा मुश्किल थोड़े मिरर इमेजेस आती हैं, बट उसका बेसिकली पैटर्न यही रहता है कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट चेक करना है। आप हर एक पॉइंट चेक नहीं कर सकते, और देखिए कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो चारों इमेजेस में डिफरेंट है, और उसी पॉइंट को आप चेक कीजिए कि मिरर में कैसा दिखेगा वो। अच्छा, अब रीजनिंग में एक क्वेश्चन आता है क्लॉक का। उसमें काफ़ी फार्मूलाज है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर बार फार्मूला के बेस पे आप नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2015 के एक एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था जिसमें काफ़ी लोग फार्मूलाज लगा रहे थे, बट फार्मूलाज लगने ही नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि एक क्लॉक है, उसमें 12 बज रहे हैं, और उसमें ये पूछा था कि जब 3:40 होंगे तो ये जो हमारा आर हैंड होगा इसने कितना एंगल कवर करा होगा। अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा पाएँ कि कितना एंगल कवर करा होगा, बट हाँ ये है कि अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करा था वो इस तरीके से करा था कि अगर एक आर हैंड 12 घंटे के अंदर पूरा चक्कर ले रहा है, तो यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री वो मूव कर रहा है, तो 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करेगा। और अगर वो 1 घंटे में 30 डिग्री मूव कर रहा है तो 3 आवर्स 40 मिनट्स में 3 आवर्स तो कंप्लीट हो गए, यानी 90 डिग्री। अब बात आई 40 मिनट्स की। उस 40 मिनट्स को आप कैसे देखेंगे कि 2/3 आवर है। अब एक आवर में अगर 30 डिग्री कवर कर रहा है तो 2/3 आवर्स में कितना करेगा, 20 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते, इसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि आपका 1 घंटे में कितना एंगल कवर करा आर हैंड ने। चलो ये तो बेसिक बात हो गई रीजनिंग की, वर्बल नॉन वर्बल, इसके अलावा क्या करना है। अब कुछ ऐसी बात जो मेरे हिसाब से मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए वो ये है कि रीजनिंग में कभी भी आप ये ना सोचें कि रीजनिंग मुझे आती है, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है। ये बात ठीक है कि अगर आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी रीजनिंग साइड बाय साइड प्रिपेयर होती रहती है, बट कुछ पोर्शंस इसके ऐसे हैं जो आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट की मैंने बात की, हाँ जो मैंने ट्रिक्स बताई उससे आप उसको मैथ्स से कोलैबोरेट कर सकते हैं, बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैथ्स आपने कर लिया और अल्फ़ाबेट आपकी कवर हो गई तो ये आपका सोचना गलत है। काफ़ी लोगों को ईजी भी लगती है कि रीजनिंग है, आई विल अटेम्प्ट एंड आई विल सिक्योर 45 मार्क्स आउट ऑफ इट। लेकिन अगर आप 45 मार्क्स पे भी हैं तो भी आपके पास 5 मार्क्स का स्कोप है, और वो 5 मार्क्स की वजह से आप हो सकता है कि 1 लाख बच्चों से आगे निकल जाए। तो उस 5 मार्क्स को भी कवर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो मेहनत करनी है। आप ये देखिए कि मेहनत आप कहाँ कर सकते हैं और ऐसे कौन से पोर्शन हैं जिसके अंदर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन पोर्शंस पे काम कीजिए, और रीजनिंग को ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग की इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हैं कि आपको रीजनिंग एकदम टफ लग रही है। हाँ, अगर आप एसएससी के अलावा बैंकिंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बट अगर आप सिर्फ एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको रीजनिंग उतने हाई लेवल पे नहीं ले जानी है कि आप दिन में पूरे 5 घंटे रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप डेली नहीं तो वीकली एटलीस्ट 1-2 घंटे आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, और साइड बाय साइड जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनसे आप कवर कर सकते हैं रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग के अंदर हमेशा याद रखना है कि जितना भी आप स्कोर बढ़ा पाएँ वो आपके लिए एडवांटेज है। हो सकता है आपका जीएस में थोड़ा स्कोर कम रह जाए, तो उस जीएस के कम स्कोर को रीजनिंग ही है,
जो कवर करवा पाएगी। और रीजनिंग के लिए ये सब बातें मैंने कर ली। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो है कैलकुलेशन की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रीजनिंग में बेस्ड होते हैं वो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो कैलकुलेशन की जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, जो एक मैंने आपको बेसिक ट्रिक बताई, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि एसएससी भी इसी तरीके की कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता है जो नॉर्मल ना हो, लेकिन किसी का आप स्क्वायर जोड़ रहे हो, किसी का आप क्यूब जोड़ रहे हो और उसको जोड़ के आपने आंसर निकाला हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अलग अलग तरह की कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक तरीके बता देता हूँ। हालांकि तरीका तो एक ही है, बट आप उसको अलग अलग अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे मल्टीप्लाई करना है 29 इंटू 13। अब आप 29 इंटू 13 करने के लिए या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर 2 कैरी जाएगा, फिर 87 आएगा। बट अगर वही तरीका करना होगा तो आप में और उस बच्चे में क्या फ़र्क है जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, 20 या तो आप 29 को आप 30-1 लिख सकते हैं और इधर 13, या आप 13 को 10+3 लिख सकते हैं और इधर 29। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आप ये सब चीज़ें तब भी कर सकते हैं जब आपके हाथ में बुक ना हो। आप चलते हुए आप एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 390 आ जाएगा। और फिर उसमें से 13 इंटू 1 यानी 13 माइनस कर सकते हैं। तो आपका बेसिक आंसर कितना आ जाएगा इससे, 377। या फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, 29 इंटू 10 कितना होगा, 290, और 29 इंटू 3 कितना होगा, 87। अब आपको 29 इंटू 3 भी नहीं हो रहा तो 13 इंटू 3 कर लीजिए, वो 90 आ जाएगा, उसमें से 3 माइनस कर दीजिए। सो ये बेसिक कैलकुलेशंस है, ये एक दिन में नहीं आएंगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसी मेथड से मैं वहाँ पे एग्ज़ाम में सॉल्व कर लूँगा, तो ये तो सुसाइड करने वाली बात होगी। आप इसको डेली रूटीन में अगर आप यूज़ करेंगे ना, चलते हुए भी, या फिर कभी आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर मेट्रो में ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें करने से, कैलकुलेशन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आप पेन का कम से कम यूज़ करेंगे इससे, और वो इवेंचुअली आपकी रीजनिंग में काफ़ी हेल्प करेगी, सिर्फ रीजनिंग में नहीं, मैथ में भी। और जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई, इससे आपको, अगर आप देखें तो अब जैसे मेरा नाम है, मैंने उसका भी एग्जांपल दिया, या किसी का भी नाम, आपको उससे लेटर्स की पोजीशन भी याद होगी और साइड बाय साइड आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी। सो रीजनिंग के अंदर सिर्फ इतना कीजिए कि यूज़ लेस ऑफ पेन एंड मोर ऑफ योर ओन ब्रेन। ओके, सो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पर। आप लोग इस वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या रीजनिंग के पोर्शन को लेकर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और मैं और लोगों के साथ ट्राई करूँगा कि ऐसी और वीडियोस बना के आपके आगे आऊँ, सिर्फ रीजनिंग के लिए नहीं और पोर्शंस के लिए भी, या बेसिक स्ट्रैटेजी के लिए। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।